शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन से थोड़ा करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर के पूछेंगे आपसे, जिसमें फुल फॉर्म सबसे पहले है BIOS। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस जिसे बोला जाता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर आता है API। कंप्यूटर में है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है AI, जो कि पांचवी पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, पांचवी जनरेशन में ये प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट है DNS। इसका फुल फॉर्म बता डोमेन दें। नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी आनी चाहिए हमें। फिर है EPROM। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ई से क्या हो जाएगा? इरेजेबल। ठीक है, ऐसी मेमोरी होती है वो जिसको इरेज कर सकते हैं, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम तो वही होगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसमें आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट होता है SMPS। सिंपल मोड। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नहीं, वो अलग है। यह है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS। नेक्स्ट है AAC। ठीक है, फुल फॉर्म में आता है AAC। यह है एडवांस ऑडियो ऑडियो कोडिंग। कोडिंग। फिर आ जाता है AGP। ये थोड़ा कुछ इसमें अलग भी है, तो ये इनके भी मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे नोट कर लेना। एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। है ना, नॉर्मल वाला तो अभी आयोग पूछता नहीं है, तो थोड़ा अलग टाइप का ही तुम्हें पढ़ना है। फिर है EFS। EFS EFS होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। ठीक है, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। अगला है PCB। PCB हो जाता है प्रिंटर सर्किट बोर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रिंटर सर्किट बोर्ड। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म। ठीक है, अभी हम सुनेंगे परीक्षा वाणी और फिर करेंगे बाकी। संविधान में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानमंडल और विधान परिषद, उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक पूछ लेता हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि
हिस्ट्री का एमसीक्यू है। सिंधु सभ्यता जो है उसका सर्वमान्य काल क्या है? 1700 से 2500, 1750। 2500 यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, C14 कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका निर्धारण हुआ है। ठीक है, C14, ये भी ध्यान रखना है। पहला स्थल जो था वो कब खोजा गया था इस सभ्यता में? 1921। 1921, दयाराम साहनी। ठीक है, किस नदी के तट पर था ये हड़प्पा जो था? रावी। रावी नदी। रावी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक। और चित्रात्मक इसको कहा जाता है, जो कि पिक्टोरियल। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो सिंधु के किनारे एक ये बड़ा नगर है जिसका मतलब क्या था? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और ये बड़े क्षेत्रफल में फैला था और इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। ठीक है, सभ्यता की। जॉन मार्शल ने किसकी पहचान आद्य शिव के रूप में की है, जो आकृति मुद्रा पर प्राप्त हुई? आद्य मतलब जो सबसे प्राचीन और पहले पशुपति। बोला उन्होंने, हाँ, पशुपति है ना। तो जिसमें आधा रूप उनका मनुष्य का रूप में और आधा पशु के रूप में दिखाया गया है, तो वो है सबसे पुराने देवता ही माने जाते हैं वो। नेक्स्ट है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किस नगर से मिला था? धोलावीरा। धोलावीरा। धौलावीरा, गुजरात से। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब सिंधु सभ्यता वाले ही हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान? चन्नोदड़ो। कालीबंगा। चन्हू दड़ो एक स्थल है, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक का साक्ष्य भी यहीं से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, सिंधु सभ्यता का इसे ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है। फिर है युग्म समाधान, डबल ब्यूरल युग्म लोथल। समाधान या डबल कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। लोथल से हुए थे, ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। महान स्नानागार और महान अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। दोनों ही है, ग्रेट बाथ। ठीक है, महान स्नानागार को कहा जाता है। फिर घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? ब्रुजहोम। सुरकोटदा। लोथल से। बुरजहोम में तो वो था गर्तावास। ठीक है, सुरकोटदा। हाँ, तो घोड़े के जो थे वैसे दो कई जगहों से मिले, तो ये इसका है, कौन सा है? सुरकोटदा, कच्छ, गुजरात में। अमरी नामक जो स्थल था एक सिंधु सभ्यता का, वो कहाँ है? अमरी, यह है पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? यह स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन। स्थित है। कालीबंगन। घग्गर के किनारे था ये कालीबंगा। ठीक है, और काली चूड़ियों के कारण इसका नाम आया था। काली मिट्टी की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई और इस जगह का नाम इसलिए रखा गया था। ठीक है, बीबी लाल और थापर ने इसको खोजा था। ठीक है, इसका उत्खनन किया था। हल से जुते हुए खेत भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुए। चनू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? अमलानंद घोष। इसके जो थे J.H. मैके। ठीक है, जैसे हड़प्पा वाले का किया था जॉन मार्शल ने, और लेकिन वहां पे जो उत्खनन किया था, ठीक है, वो था दयाराम साहनी। इसी तरह
चनू का जो उत्खनन किया है मजूमदार ने किया है 1931 में, लेकिन इसके जो निर्देशन किया था J.H. मैके ने, ठीक है। और जहां से अभी हमने बताया कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। अच्छा, फिर है किस स्थल से पंचतंत्र की एक कहानी जो है, जो लोमड़ी की एक प्रसिद्ध कहानी है, वो पंचतंत्र के अंदर आती है, उसका चित्रांकन मिलता है। यह है लोथल के मृद भांड से। लोथल से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहां से ये कहानी मिली है, ठीक है। तो पंचतंत्र की जो लोमड़ी की कहानी से बहुत मिलता जुलता है ये सब। सिंधु सभ्यता की विशेष पहचान क्या थी? ग्रिड सिंधु सिस्टम। सभ्यता को किसके लिए जाना गया? तो आ जाएगा नगर नियोजन के लिए, ठीक है, या नगर योजना बनाने के लिए। एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना इनकी प्रमुख विशेषता है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनजान थे? लोहा। लोहा। धातुओं में लोहे से, पशुओं में गाय से, हथियारों में तलवार से, ऐसे बहुत सारी चीजों से ये वैसे अनजान थे, तो ये मुख्य है, ठीक है। गाय, लोहा, तलवार, ऐसे हथियार भी इनके पास नहीं थे। तांबे का रथ ये कहाँ से मिला है? दैमाबाद। हाँ, ठीक है, दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है। और जो दैमाबाद स्थल है वो इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है, ठीक है। अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो आलमगीरपुर मेरठ ये सबसे पूरब का था, और सुत कांगेडोर पाकिस्तान में पश्चिमी है, दक्षिण का यही हो गया दैमाबाद, और उत्तर में है कश्मीर में मांडा स्थल, ठीक है। तो चारों दिशाओं के हो गए आलमगीरपुर, सुत कांगेडोर, मांडा और दैमाबाद, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये एक तरीके से इस सभ्यता के सीमाएं होगी, बॉर्डर। इसके बाद आ जाते हैं कि धावन पात्र, यानी जो धोने, जिस चीज में धोया जाता है धोने का वाला बर्तन, धावन पात्र, पकी मिट्टी का हल, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। और इन व्यक्ति को, जो ये बनवारी। व्यक्ति है प्राप्त किए हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में खोजा था ये, रंगोई नदी के किनारे। क्या ये रंगोई नदी के किनारे है वनमाली, ठीक है। तो यहां से मिला है, इसे वनावली या वनमाली जगह बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों का रंग कैसा था? लाल। गेरू। लाल रंग के बर्तन वहां से मिले हैं, ठीक है। अब हम उत्तराखंड के पूछेंगे। हमने बोला था अध्याय कौन सा बोला था, 13 और 14 होगा ना? कौन सा अध्याय दिया था हमने? परिवहन तंत्र वाला दिया था सर। अच्छा, और उससे अगला वाला? अगले वाला विद्युत वाला। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बताओगे यहाँ से, सर्वाधिक यातायात जो है किस माध्यम के द्वारा होता है राज्य में? सड़क परिवहन। सड़क। के द्वारा होता है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, 1939। 1939। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में। 1939 में। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन 1941। 41। बस एक याद रख लेना है तो दूसरा याद आ जाएगा, ठीक है, गढ़वाल मोटर्स। अब है हिमालयन हाईवे की लंबाई कितनी है? 659। 659। हाँ, 659 किलोमीटर का हो गया है। किन स्थानों को जोड़ता है?
डबल लेन हाईवे है देहरादून ट्यूनी लोहाघाट पिथौरागढ़ ट्यूनी से लोहाघाट। अच्छा, किस मंडल में सड़क की लंबाई अधिक है? गढ़वाल मंडल गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल बड़ा है तो उसकी लंबाई भी अधिक है। नैनी सैनी कहाँ है? हवाई पट्टी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ में। और एक क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वाला, उसका क्या है? फूलबाग जलक्रांति। हाँ फूलबाग है क्या? हाँ, देहरादून में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन था ना। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हाँ ये यही वाला था, ये वाला पिथौरागढ़ के एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ किताबों में उसका आंसर अलग है कि एक में गौचर वो दे रखा था, तो वो गलत है। गौचर एयर स्ट्रिप है केवल, जैसे छोटी हवाई पट्टी। ठीक है, तो उसका पिथौरागढ़ ही हो जाएगा। यही वाला जो हवाई है नैनी सैनी। ठीक है, इस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर है? इनमें से तवाघाट तवाघाट ऑप्शन में से यहीं पे तवा घाट हो जाएगा। और वैसे ये सारे जो नारायण आश्रम है वो, ठीक है, ये दे रखा था पहले। अच्छा, फिर है कितने मेगावाट से अधिक की परियोजना को बड़ी परियोजना कहा जाता है? 25 मेगावाट 25 25 मेगावाट से जो बड़ी हो जाएगी तो बड़ी है, और उससे नीचे लघु परियोजना है। ठीक है, उसी अनुपात में उनके लिए बजट जारी होता है। टनकपुर बागेश्वर रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब मिला? 2012 2012 2012 में दिया गया था। ठीक। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 1896 1896 96 में। हरिद्वार से देहरादून रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, या 1900 कब रेल? हाँ, 1900 में हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001/2000 कब दिया गया जनशताब्दी एक्सप्रेस को? 2001 ये है 2004 शताब्दी एक्सप्रेस को दिया थे। मॉडल स्टेशन कब बनाया गया, कब चुना गया देहरादून को? ये था 2000। 2003 वो तो देहरादून स्टेशन को जब ISO दर्जा आएगा तब 2003 है ना? और मॉडल स्टेशन है 2000, और जन शताब्दी को 2004 में ISO सर्टिफिकेट दिया गया। किच्छा काठ गोदाम रेल पथ ये कब बना? काठ गोदाम किच्छा से काठ गोदाम, राज्य के पहले रेल पथ का निर्माण। ठीक है, 1814। 1884 फिर इसको ब्रॉड गेज में कब बदला गया? ब्रॉड गेज में कब लाया गया था इसको? बताओ। ये था 110 साल बाद हुआ था इसका। ठीक है, 1994 में। फिर ठीक है, 1884 के बाद ब्रॉड गेज। पहले वहां पे क्या था, नैरो गेज। 3 प्रकार की होता है ना, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। पहले वाले जो नैरो गेज है उसमें क्या होता है, पटरी के बीच की चौड़ाई होती है 0.6 मीटर। मीटर गेज में होती है 1 मीटर, और फिर होती है 1.6 मीटर लगभग। तो पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पे 3 प्रकार की हमारे पास पटरियां बिछाई जाती है भारतीय रेलवे में। ठीक है, ज्यादातर जो मालवाहक होते हैं या लंबी दूरी की ट्रेनें वो मीटर और उसमें चलते हैं, ब्रॉड गेज में। ठीक है, नैरो गेज होता है जैसे पहाड़ों में इस्तेमाल, जहाँ पे जगह कम है। जैसे ये हिमाचल की टॉय ट्रेन उसका उदाहरण है। ठीक है, जो अंग्रेजों के समय से चल रही है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर सेवा, पवन हंस की शुरुआत कब हुई? हेलीकॉप्टर 16 मई 16 मई 16 मई 2003।
उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? 29 जनवरी 29 जनवरी क्या है? 2008। 2008। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा आएगी? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा। और ऊर्जा। हाँ, ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू कर सके, ठीक है, नवीकरण कर सके। और बाकी होती है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, वो कौन सी होगी? कोयला, कोयला, पेट्रोल। जीवाश्म पेट्रोल। ईंधन पर आधारित है। तो कई बार ये छोटे छोटे टर्म क्लियर नहीं होते, तो वो सब जीवाश्म ईंधन वाली कोयला, पेट्रोल, ऐसी ऊर्जा जो क्षय हो रही है, खत्म हो रही है। तो जो उरेडा संस्था है वो किस पे काम करती है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय, यानी कि वो अक्षय ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ? 2001। 2002। 1 अप्रैल 2001। बुक में अप्रैल दे रखा है, उसे सही कर देना। 9 नवंबर 2001 है इसका, ठीक है, वहां पे काट के 9 नवंबर 2001 डेट करनी है उसकी, यानी उत्तराखंड गठन के एक साल बाद है। UJVNL। पिटकुल की स्थापना, पावर ट्रांसमिशन, जून 2004। 2004। 1 जून 2004, जो कि 132 केवी से ज्यादा की पावर सप्लाई देखता है, ठीक है, पिटकुल। PSDC 1988। 1988। अपना 12 जुलाई 1988। 12 जुलाई 1988 को की गई थी। और टिहरी बांध के कार्य को जो है उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से केंद्रीय संस्था को हस्तांतरित करने के लिए संस्था बनाई गई थी, ठीक है, जिससे काम में तेजी आ सके। लेकिन तेजी फिर भी कहाँ तेजी आ पाई? देखो, 2006 में पहली यूनिट स्टार्ट हुई। तो हमारे यहाँ सरकारी काम क्या है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बड़े स्लो मोशन में। अच्छा, अब जो है तुम्हारा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कब शुरू हुई? 1907। 1907। मसूरी देहरादून मार्ग पर क्यारकोली व भट्टा गांव के मध्य में है, ठीक है। उत्तर भारत की प्रथम संयंत्र माना जाता है इसको। उस समय बोला जाता है कि दिल्ली में भी जो है विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, जब इस व्यवस्था से अंग्रेजों ने मसूरी में, है ना, लाइट पहुंचाई थी। छिबरो प्रोजेक्ट किस नदी पर है? टोंस। हाँ, ठीक है। टिहरी परियोजना किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी, विलंबना। भागीरथी, विलंगना। ठीक है सर। इसे राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई क्या है, टिहरी बांध की ऊंचाई? 260.5 मीटर। 8.5। और रूस के साथ समझौता कब किया गया था? 1986। 1986। 1986। 1986। प्रोफेसर जेम्स ब्रून जो थे वो इसके डिजाइन करता है, ठीक है। तो रूस की वजह से ये डैम मतलब जो है बन पाया, वरना क्या है कि यहाँ पे इसको पर्यावरणविद भी विरोधी कर रहे थे और मना ही कर दिया गया था इसको एक बार। लेकिन फिर जो होना होता है वो हो ही गया फिर, ठीक है। इससे जो है विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था? 30 जुलाई 2006। 1912। हाँ। इसके जलाशय की 2000। क्षमता कितने वर्ग किलोमीटर है? 354 घन मीटर। 354 करोड़ घन मीटर की वो है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 42। 42 वर्ग 42 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर। और जो झील की लंबाई 75 मानी जाती है लगभग, ठीक है, 75 किलोमीटर लंबी झील है ये। इसके पानी से निर्मित हुई है। ठीक है। तो किसी प्राकृतिक मतलब कृत्रिम बांध के द्वारा और इतनी लंबी झील, इतनी भारी मात्रा में पानी जो है यहाँ पे रोका जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है ये, मतलब पानी की मात्रा जो भी इसमें दिखा रखा वो भी बहुत कम है। मतलब जो 354 करोड़ लिखा है ना,
ये कमी लिखा है, ये तो उसके हिसाब से लिखा था जब पानी नीचे था और घनसाली से भी नीचे भी, तो उससे ऊपर के भी बहुत सारे गांव में विस्थापन हो चुका है, उन्हें सबको हटा दिया। कभी ना कभी इस चीज का फिर वैसे ही इफेक्ट आएगा जैसे जोशीमठ में हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ डूबे नहीं है वो भी, वहां भी ऐसे ही हो सकता है। टिहरी परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट। 2400। 2400 मेगावाट की क्षमता है। योजना आयोग ने स्वीकृति कब प्रदान की थी? 1978। 1972। 72 में की थी। 78 में सिंचाई विभाग को काम दे दिया गया। ठीक है। तो जब से योजना आयोग ने स्वीकृति दी, देखो तो 28 साल वो हो गया और 2006 के 6 साल 34 साल। जो बच्चा पैदा हुआ वो 34 साल का हो गया, है ना। वो जब उससे विद्युत उत्पादन शुरू हुआ, तो हमारे उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट इतने लंबे चलते हैं, जबकि चाइना में क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट की अधिकतम लिमिट वहां की संसद 2.5 या 3 साल निर्धारित करती है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा प्रोजेक्ट है, 3 साल से ऊपर कोई नहीं चलेगा। कई बार इतने ज्यादा समय लग जाता है बनने में कि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो ये 1972 का प्रोजेक्ट और अब हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आज वहां से लेके और साइंस इतने 40-50 सालों में इतना डेवलप कर चुका होता है कि ऊर्जा के अगले संसाधन की तरफ हम मुड़ चुके होते हैं, है ना। उस समय किसी ने भी सोलर और ये बैटरी वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक, इन पे ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन आज का भविष्य यही है। तो इतना समय के बाद इन चीजों का उतना वो नहीं रह जाता फिर। यहाँ तो नॉर्मल काम भी देखो कितने समय के उसमें हो रहे हैं। कल हम आयोग गए थे तो वहाँ तुमने देखे होंगे वीडियो वगैरह, जो कितना टाइम हो चुका है और कितने बच्चे दूर दूर से आ रखे थे, चंपावत, ऊधम सिंह नगर से। तब भी आयोग ने कुछ बोला नहीं कि हम अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, बस तुम इंतजार करते रहो आराम से। सर वो तो कर क्या रहे हो तब से? यही तो नहीं पता चलता क्या करते हैं अंदर, क्या कर रहे हैं वहां पे, जब उनके पास काम भी नहीं है कुछ, तो करते क्यों नहीं। धूप सेक रहे होंगे आराम से। वही है कि ऊपर से देखो कोई सख्त मॉनिटरिंग नहीं होती, या उनको कोई डेडलाइन घोषित नहीं है ना कि इतने तारीख तक आपको ये वाली भर्ती का कर देना है। ठीक है, यूकेपीएससी तो फिर भी काम कर रहा है। पटवारी पेपर अगर हुआ देखो लीक, तो 2-2.5 घंटे के अंदर उन्होंने अगली डेट दे दी, है ना? तो बच्चे क्या है वहां पे व्यस्त हो गए फिर। और अगर सोचो वो डेट ना दी जाती 1-2 हफ्ते तक, तो वो सारे बच्चे भी सड़कों पे होते हैं आंदोलन करने के लिए। तो जो वहां पे बैठे हैं अभी यूकेपीएससी में है चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार, तो वो थोड़ा समझदार ब्यूरोक्रेट है, मतलब सबसे कुशल माने जाते हैं हमारे राज्य के, है ना? तो उन्हें भी इसका अनुभव नहीं था, लेकिन वो भी इसमें फंस चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे होगा ऐसा, पर वहां भी कर दिया देखो। तो ऐसी चीज कहीं भी हो सकती है, खैर नकल वगैरह, और अब उन्होंने इसलिए काफी इंतजाम कर दिए और आगे देखते हैं क्या क्या होता है ना। अच्छा ही होना चाहिए कि बच्चों को उसका फल मिले, और भर्ती का तभी फायदा होता है कि जो तुम्हारी भर्ती चल रही है वो 6 महीने 1 साल के अंदर पूरा का पूरा उसमें ज्वाइनिंग हो जाए ना। और वही है कि बहुत लंबे समय के बाद उस चीज को दे रहे हो, तो देने का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और यूके ट्रिपल एससी में तुम्हें पता है ना रैंक लाना कितना मुश्किल था और उनके पेपर कैसे थे। जिनके 80 नंबर आ रखे हैं, किसी के 78 आ रखे हैं, वहाँ ऐसे पेपर में नंबर लाने कितने मुश्किल है ना। यूके ट्रिपल एससी में 70 नंबर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। यूके पीएससी में क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों का स्तर साधारण है, तो यहाँ पे बच्चे आराम से 80 भी क्रॉस कर जा रहे हैं, तो मेरिट हाई जाएगी यूके पीएससी की, सीधी सी बात है। वहां पे तो टॉपर ही 83 में था, है ना। जो कनिष्ठ सहायक भर्ती का टॉपर है वो भी कल आया हुआ था, राहुल नेगी, तो उसके 83 के लगभग ही थे कनिष्ठ सहायक में। नेक्स्ट है पंचेश्वर प्रोजेक्ट के लिए समझौता कब हुआ था? 1996। हाँ। और ये मंत्रालय किसके पास है?
उत्तराखंड में। पंचेश्वर बांध हो गया, जैसे भारत नेपाल संयुक्त परियोजनाएं तो सतपाल महाराज जी के पास है, याद रखना, ठीक है। जो भी हमारी सिंचाई से संबंधित है, जितने भी हमारे डैम है और भारत नेपाल के जो भी प्रोजेक्ट है या समझौते होंगे वो उनके पास है विभाग। फिर कई बार क्या है कि उन्हीं के पास लगाते हैं ना, मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि जो बचे हुए विभाग होते हैं सब सीएम के पास चले जाते हैं, लेकिन ये उन्होंने सतपाल महाराज जी को दे रखा है, ठीक है। तो 5040 मेगावाट इसकी क्षमता, अधिकतम क्षमता है, जो कि टिहरी बांध के दोगुने से भी ज्यादा हो रही है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंचेश्वर। इससे नेपाल को भी फायदा है ना, बरसात में उनको बाढ़ नहीं आएगी, और जब पानी कम होता है तब उनको पानी मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी। तो ये है। उतियासु बांध किस नदी पर है? ये भी कनिष्ठ साइड में प्रश्न आ अलकनंदा। चुका है पहले। अलकनंदा। अलकनंदा पर है उतियासु डैम। किसाऊ बांध, टोन्स। पाला मनेरी, भागीरथी। भागीरथी। पाला मनेरी या मनेरी भाली, ठीक है। ये तो सब वहीं पे है जगह। तो उत्तरकाशी में ही है भागीरथी। उत्तरकाशी के प्रोजेक्ट ज्यादातर क्या है, भागीरथी पे ही है ना। चमोली वाले तो चमोली में सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है, तो वहां के ज्यादातर प्रोजेक्ट मिलेंगे फिर अलकनंदा पे। लोहारी नागपाला, ये भी उत्तरकाशी का है, तो भागीरथी पर है। भागीरथी 520 मेगावाट का। धौली गंगा फेज 1 परियोजना 280 मेगावाट। गोरी नदी। पश्चिमी धौलीगंगा। ये कहाँ है? और धौलीगंगा पर है। काली पूरी धौलीगंगा। पूर्वी धौली पे है, पिथौरागढ़ ठीक है। में। धौली गंगा के नाम से ये तो धौली हो गया इसका, तो ठीक है। लेकिन पूर्वी है या पश्चिमी ये देखना है ना। पश्चिमी धौलीगंगा। तो पूर्वी, ये वाला पूर्वी धौली गंगा है, धारचूला, ठीक है। लेक्चरर एग्जाम के उसमें आया था ये, प्री एग्जाम में, धौली गंगा का। अच्छा, टिहरी बांध का जो है सबसे पहले विरोध किसने किया था? कमलेंदु मतीसा। कमलेश ने किया था इसका। बांध विरोध समिति कब बनी? 1978। 1978 विद्यासागर नौटियाल, ठीक है, जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं, इनकी अध्यक्षता में बनी थी। और एक क्वेश्चन भी आया था अभी कि वो साइकिल रैली के बारे में कुछ था ना, ऐसा किसने निकाली थी साइकिल यात्रा? सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी की यात्रा थी वो, जागरूकता के लिए, ठीक है। कितने दिनों तक सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बांध निर्माण रुकवाया था? 76 79। 76 दिन के लिए, 1991 में। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है और किस नदी पर? विष्णु चमोली प्रयाग अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा चमोली चमोली। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है और कितनी क्षमता है? इसके दोनों क्वेश्चन आ चुके भागीरथी पर। हैं। 400 मेगावाट 400 मेगावाट है, हाँ, भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो पीछे एमसीक्यू में इन्होंने सही दे रखा, देखो, जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। सींचपाल परीक्षा में भी आ चुका है, 9 नवंबर 2001। नानक सागर कहाँ है? उधम सिंह यूएस नगर नगर। उधमसिंह नगर। जोशियाड़ा से धरासू जल ले जाने वाली 16 किलोमीटर की सुरंग कहाँ है? मतलब किस नदी पर है ये? जोशियाड़ा से धरासू तो ये उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। तो ये भागीरथी नदी पर है ये जो सुरंग है। इतनी बड़ी बड़ी टनल बनी हुई है, देखो, 16-16 किलोमीटर की कोई टनल है, तो उससे वहां के भूगर्भ पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा।
ठीक है, कल इसमें अगला चैप्टर पढ़ना है आर्थिक परिदृश्य, और इससे क्वेश्चन भी आ रखा था। देखो कि पूछा था ना कि उत्तराखंड के जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, बार बार इनसे आ जाता है अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा लोग संलग्न है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, या उत्तराखंड गठन के समय कौन सा क्षेत्र आगे था, या यही चीज पूछ लेते हैं पूरे भारत के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र। तो आर्थिक परिदृश्य वाले में तुम्हें पढ़ना है कार्यशील जनसंख्या, उत्तराखंड के उद्योग कहाँ कहाँ फैले हैं, कब स्थापना हुई, और 45 इसमें एमसीक्यू है। ठीक है, तो एक ही चैप्टर करो कल, आर्थिक परिदृश्य। जी सर। पॉलिटी राज्य व्यवस्था का हम कल से करेंगे शुरू, विधानमंडल वाला जो मैंने बोला। और आज मैं कुछ पेपर के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है, पुराने पेपर से। पहला क्वेश्चन है इसमें, तुहिन, हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, तुहिन किसका पर्यायवाची है, नदी का, तारा, या बर्फ, या तीर, इसमें बताना है तुहिन। इसकी भी मैं बर्फ तुम्हें का। फोटो डाल दूंगा, नोट कर लेना। हाँ, किसका होता है, बर्फ का। बर्फ का ही होता है। ठीक है, तुहिन होती है बर्फ। अगला है इल्म। ठीक है, इल्म का अर्थ क्या है, अगर तुम्हारा देखो शब्दकोश मजबूत है, ज्ञान है, जानकारी। तुम्हें उस चीज का, तो आधी हिंदी ऐसी हो जाती है ना। और लेकिन उस चीज का बिल्कुल मीनिंग मालूम नहीं है। जैसे अभी एक क्वेश्चन उसमें आया था, अनाजी का विलोम क्या है, तो बच्चों ने सनाजी, दुनाजी, कुनाजी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो उसका फलाहारी था। तो केवल रटंत के आधार पर रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलती होते हैं। अनाजी मतलब जो अनाज पे निर्भर है, और जो अनाज दिखाते हैं वो क्या है, फलों पे निर्भर रहते हैं, फलाहारी हो जाता है। इल्म क्या होता है बताना है इसमें से, ज्ञान, ठीक है, दोष, दुख, या सुख, क्या होगा, ज्ञान। ज्ञान बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज का इल्म नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इल्म हो जाता है ज्ञान। फिर है, जैसे बोलते हैं तुम्हारा पेशा क्या है, तो ये पेशा जो है वो किस भाषा से आया, अरबी, तुर्की, पश्तो, फारसी। पश्तो। यह फारसी का है। ये सबसे ज्यादा तुमने पढ़ा है ना कि हिंदी में 3,500 से भी अधिक आ रखे हैं फारसी से। फिर है विज्ञापन। विज्ञापन कैसा शब्द होगा इसमें से, मराठी, उर्दू, संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं। डी। संस्कृत। देखो संस्कृत की या तत्सम की एक पहचान हमने बताई थी कि उसमें ग आ गया, अक्ष आ गया, त्र आ गया, ऊपर वाला र, नीचे वाला र, कोई सा भी र आ जाए। ठीक है, आधे अक्षर आ जाए, और विसर्ग आ जाए, हलंत आ जाए, ये सब तत्सम या संस्कृत की पहचान है। जैसे अग्नि है, उस तत्सम है। ठीक है, तद्भव में आग हो जाएगा, है ना। यत्र लिख दिया हमने, उसमें र आ गया तो संस्कृत का है। ठीक है, यक्ष लिख दिया, परीक्षा लिख दिया, तो अक्षर भी उसकी पहचान है। ऐसी ज्ञ से जो ज्ञानी है ना, विज्ञापन, विज्ञप्ति, ये सब संस्कृत है, तो संस्कृत का हो जाएगा विज्ञापन। तो ये जो मैंने बताया ये उसमें से कहीं आते हैं तो सीधा सीधा संस्कृत का हो जाएगा। फिर है मुहावरा है, अपनी डफली अपना राग, ये क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हो जाना, डफली अलग की अलग। धुन और अच्छी होती है, या सबका मत पृथक होता है, या इनमें से कोई नहीं, सबका मत पृथक। सबका मत अलग अलग ही होता है, अपनी डफली अपना राग ही सुनाते हैं सब। ठीक है, हर चीज के लोग अपनी दृष्टि से देखेंगे, है ना, तो इसलिए बोला गया है वो, अपनी डफली अपना राग। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन के लिए हिंदी में क्या होता है, इंस्पेक्शन को हिंदी में आलेखन, निरूपण, परिवेक्षण, प्रकटन। पर्यवेक्षण। परिवेक्षण। सर्वेक्षण। ये पर्यवेक्षण हो जाएगा इंस्पेक्शन। ठीक है, कहीं जांच परख करने के लिए कोई आ रहा है तब बोला जाता है इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, पर्यवेक्षण करने। नेक्स्ट है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मिताली ठाकुर। गलत है। भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को बोलते हैं, हाँ, कौन सा नाम बोला था तुमने, मिताली ठाकुर। भिखारी, हाँ, भिखारी ठाकुर। है ना, भिखारी ठाकुर।
ठीक है, फिर है ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा? ज्योतिर्मय, तिरोमय, तिरोमय, तिरोमय नहीं, ये होगा तमोमय। ठीक है, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधकार। तमस। ज्योतिर मतलब उजाला, तमोमय अंधेरा कर देना। ठीक है, तो उस चीज को बस समझना है, थोड़ा सा डिफरेंस होने से बदल सकता है अर्थ। किसान मेहनत करता है किंतु लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है पहले तो ये वाक्य कैसा है, कि अर्थ के आधार पे विभेद में आएगा या रचना के आधार पे आएगा ये? रचना में संयुक्त, तो ये रचना के आधार पर हो रहा है। कैसा होगा, संयुक्त होगा या मिश्र होगा? संयुक्त, संयुक्त। मिश्र क्यों नहीं हो रहा है? इसमें बीच में किंतु आया, मिश्र क्यों नहीं हुआ ये? और क्योंकि एक वाक्य पूरी तरह उपमा से की दूसरी स्वतंत्र हो तरफ रहे हैं दोनों, तो निर्भर नहीं हो रहा है। देखो, बात रहती है। किसान मेहनत करता है, पूरी बात है इसके अंदर, और किसान लाभ से वंचित रहता है। तो दो अलग अलग बातों को जब जोड़ा जाएगा तो संयुक्त बनेगा। ठीक है, अगर ये बोलते हैं किसान इतनी मेहनत करता है, तब वो मिश्र हो जाएगा। ठीक है, जब अगले वाक्य की तरफ जिज्ञासा हो रही है, तब मिश्र बनेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या होता है, कंपाउंड, दो अलग अलग बातें। या बोल देते हैं कि यदि वह मेहनत करता तो सफल होता। तो जो इस प्रकार से शुरू होगा वो हो जाएगा मिश्र, जैसे यदि से होगा। ठीक है, उसने इतना पढ़ा। अच्छा, फिर है लाघव चिन्ह का उपयोग किसके लिए होता है? शॉर्ट, संक्षिप्त में लिखने में। संक्षिप्त में लिखने लेखन के के लिए लिए। होता है लाघव चिन्ह का। ठीक है, जैसे प्रोफेसर साहब, प्रो लिख दिया बस हमने, डॉक्टर साहब, इसके लिए। अच्छा, अब है जहां उपमेय में अलंकार है, यहाँ पे बताना है तुम्हें। ठीक है, उपमेय होता है और एक उपमान होता है। तो उपमेय किसे बोलते हैं हम? जिसकी तुलना की जिसकी जाती तुलना है। इसकी तुलना की जाए। हाँ, उपमेय होता है जिसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे कर रहे हैं वो क्या है, उपमान। उपमान। जैसे बोलते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमेय क्या है इसमें? मुख। मुख, मुख हो जाएगा, है ना। और चंद्रमा से तुलना की हमने, तो यहाँ पे तो उपमेय अलंकार हो गया, चंद्रमा के समान बोला क्योंकि। तो बताना है कि जब जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका पैदा हो, कौन सा अलंकार होता है? उपमा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनेक की वो हो रही है, देखो यहाँ पे शंका पैदा होने का मतलब शक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि भ्रांतिमान। बेल है, भ्रांतिमान। रस्सी है कि कपड़ा है, तो संदेह हो गया। ठीक है, संध्या अलंकार। हाँ। और जब उनका तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सा सरदेश से सी, ऐसे शब्द आ रहे हैं, है ना। चंद्र सा मुख, तो जब तुलना कर रहे हैं तब उपमा, उपमा आएगा। और जब तुलना हटा दी तो क्या हो जाएगा, भेद रहित आरोप, तब कौन सा होगा? रूपक। तब रूपक हो जाता है। ठीक है, जब बीच का भेद हटा दें तो भेद रहित आरोप में। अच्छा, फिर एक आ जाता है कि उपमा का विपरीत क्या होता है? अनुपमा। उपमेय। उपमा का विपरीत होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, जब ठीक उल्टी तुलना कर देंगे, है ना। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो बोल दिया चंद्र सा मुख, मुख सा चंद्र, दो अलग अलग बातें हैं ना। तो मुख सा चंद्र जब बोल दिया, तब प्रतीप कर दिया हमने। ठीक है, छोटे चीज की तुलना बड़ी से कर दी, है ना। जैसे किसी को बोलते हैं कि सूर्य आज तुम्हारी तरह चमक रहा है, तो विपरीत तुलना कर दी हमने। तो जो प्रसिद्ध उपमान था उसको छोटा बना दिया। सूर्य तुम्हारी तरह कैसे चमकेगा, है ना, तुम सूर्य की तरह चमक सकते हो। तो जब सीधी तुलना कर रहे हैं तो तब तो उपमा ही है, और उसका विपरीत प्रतीक अलंकार। ठीक है, जब बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शन किया जाए, किसी बात का उल्लेख किया जाए, तो अतिशयोक्ति, हाँ, जब लोग सीमा से बाहर कर देते हैं बात को, जैसे बोल दिया कि खून की नदियां बह गई। ठीक है, या हमारे आंखों का पानी सूख गया इंतजार करते करते, तो कुछ भी ऐसी बातें बोल दी, तो तब होगा अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर। नेक्स्ट है जहाज का पंछी, किसने लिखा है? ये
इलाचंद्र हाँ, इलाचंद जोशी जी ने लिखा है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, तो ये उपन्यास विधा में लिखा था, जहाज का पंछी। ठीक है, तो ये इलाचंद जोशी हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक। और आंचलिक कौन है? आंचलिक कथाकार, शैलेश जो कल हमने पूछे थे, मटियानी जी। तो हर राइटर का कुछ ना कुछ खास होता है। जैसे हास्य व्यंग के कौन है, जो हमारे सिलेबस में भी है, शंकर परसाई परसाई। शंकर परसाई को रखा गया है उसमें। फिर है सेवा सदन, किस विधा में प्रेमचंद जी ने लिखा है? सेवा सदन, कहा उपन्यास। कहानी सेवा सदन, बताओ। उपन्यास। उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? क्या है ये? उपन्यास में आएगा, ठीक है। और कथा और उपन्यास के 1918। सम्राट, उपन्यास में याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण कब दिया था? 1997। कब दिया था? 1978 1977। 77 सही है इसका, ठीक है। 1977 याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट है, अन्वय का अर्थ क्या होता है? अ आधा न, व और य, अन्वय। ऑप्शन ये तुम्हारे पास, मेल, दूरी, तटस्थ रहना, या इनमें से कोई नहीं। तटस्थ है ना। इसका होता है मेल, ठीक है। अन्वय का अर्थ होता है मेल। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, देखो इस पेपर में। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय हाँ, उद्देश्य और विधेय ही होता है, बस अंग जो बोलेंगे वो अलग होता है, भेद अलग है ना। अनिवार्य तत्व वो 6 थे, वो अलग है। तो जब भेद होगा तो उसमें तो 2 प्रकार से, एक तो अभी बताया था कि रचना के आधार पे 3, है ना, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पे 8 है फिर, ठीक है। 2 ही प्रकार से वाक्य के भेद याद रखने, ठीक है। रचना अनुसार 3, अर्थानुसार 8। तो उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य क्या होता है? जैसे राम घर जा रहा है, इसमें क्या होगा उद्देश्य? राम राम जिसकी विशेषता बताई जाती है। हाँ, तो राम हो जाएगा क्या उद्देश्य, बाकी सब विधेय होगा इसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका पहले। फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का मानकीकरण कब प्रकाशित किया? 1963 ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा यूकेपीएससी से तो ऊपर ही है, तो ये तुम्हारे वीडियो वाले में भी काम आएगा, जिसका वीडियो का है, या कभी भविष्य में यूकेपीएससी लेवल बढ़ाएगा, जैसे दरोगा भर्ती वगैरह करेगा, तो सुनने में आ रहा है कि 300 नंबर का भी पेपर हो सकता है, तो फिर पूरे 100 नंबर की लगभग हिंदी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर का सोच रहे थे पहले, तो उसमें उनका विरोध हो रहा है 100 नंबर के पेपर से। तो दरोगा जैसे पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, 300 का ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका काम ही वैसा है। तो इसलिए हिंदी निदेशालय ने वर्तनी का मानकीकरण कब शुरू किया? 71। तो ये था 1983 है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानकीकरण प्रकाशित किया कि मतलब क्या मानक माना जाएगा, है ना। कई चीजों में विवाद रहता है कि ये हिंदी में ऐसा लिखना है या ये लिखना है। तो 83 में हिंदी निदेशालय ने ऑफिशियली जारी किया मानकीकरण। फिर भारतीय, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्राह्मी। फिर जानकी इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ सॉरी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो जानकी का बड़ी ई आ जाएगी। फिर ईस में, ईस भी में बड़ा लिखा जाता है, तो बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो जो दीर्घ संधि की पहचान में बस याद रखना होता है कि आ बनता है इसमें, ये जैसे विद्याधन आलय, और ओ बन जाता है,
जैसे भानुधन उदय, ठीक है, भानु छोटा लिखा जाएगा, उदय भी छोटा है पर बड़ा बनेगा भानुदय। तो जब भानु लिख रहे हैं अकेले तो छोटा है वो उसमें, जब भानुदय हो जाएगा, या भूर्जा लिख रहे हैं जैसे भूधन ऊर्जा, ठीक है। अब भूधन ऊर्जा में क्या है, दोनों बड़े हैं, भू भी बड़ा है ऊर्जा भी बड़ी है, तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ के बड़ा ही बना है। तो दीर्घ संधि में क्या होगा, या तो आ आएगा या ई आएगा या ओ आएगा, इसके अलावा ठीक है कोई नहीं आएगा इसमें। तो जानकीस हो जाता है जानकी धन ईस, ठीक है। जैसे हरि हो गया, हरि छोटा लिखा जाता है छोटी, और ईस तो फिर क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी को मिला के भी हरीस हो गया। तो ये तुम्हारे हिंदी के थे। अब इसमें आगे थोड़ा अलग क्वेश्चन जीएस वाले। पहली मोबाइल अदालत 2007 में कहां से शुरू हुई थी भारत में, मोबाइल कोर्ट? केरल। ये हुई थी हरियाणा के मेवात से, ठीक है ना, हरियाणा का मेवात मोबाइल कोर्ट, ठीक है। भारत में पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन 4 अगस्त 2007 को उस समय के तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इस प्रकार के जो न्यायालय है इनकी संकल्पना या परिकल्पना डॉक्टर कलाम ने की है, ये भी याद रखना कि जो चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट को किसका मानस पुत्र कहा जाता है, यानी एक तरीके से उनके वो है, वो विचार से ही बना है, ठीक है। तो वही डॉक्टर कलाम आएगा, फिर उनके विचारों से बना, पर 2007 हरियाणा से शुरू है मोबाइल कोर्ट। यानी कि जहां पर अगर कोई व्यक्ति है अब उसे अपने अधिकार का ही नहीं पता है, वो कोर्ट कैसे जाएगा, पुलिस में कैसे जाएगा, वकील कैसे करेगा, तो कोर्ट उसके पास जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है। गांव गांव में जाके पूछे तुम्हारे पे कोई समस्या है, तुम्हारी जमीन पे किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, है ना? तो डॉक्टर कलाम का ये कंसेप्ट था, तो अच्छी चीजें दी डॉक्टर कलाम ने, ऐसे काम किए देखो हमेशा, तो पूरी दुनिया उन्हें मानती है। तो जब व्यक्ति काम करता है तो उसका वो जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है। फिर है, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूएसए। 360 हमारा जो है अनुच्छेद, ये अमेरिका से है, याद रखना, ठीक है। जैसे हमने 352 था जर्मनी का वीमर संविधान, 360 है अमेरिका से, जो कि अभी तक लगा नहीं है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और लगना भी नहीं चाहिए, वरना सभी क्या जो भी है उसमें बहुत दिक्कत होती है। सरकार सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह भी रोक सकती है, आधी कर सकती है, कितनी भी कर सकती है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है ना, पैसे नील भी कर सकती है, इतना भी अधिकार है वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट क्या है कि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पैसा है, कोई भी संसाधन है, वो भारत का ही है ना। और जब भारत में संकट होगा तो वो उसका क्या वो है, तो कुछ भी सरकार कर सकती है वहां पे निर्णय। तो ये सर किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से सबसे बुरी स्थिति होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगना, ठीक है। तो कोरोना के समय जब हुआ था, पहला जो था 1 डेढ़ महीने का पूर्ण लॉकडाउन जो था, उस समय सरकार ने इस पे विचार किया था कि अगर यही स्थिति 6 महीने 8 महीने रहती है तो 360 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, 2 ढाई महीने के बाद कुछ आंशिक रूप से खुलने लगा था, तो फिर नहीं लगाना पड़ा, मतलब, है ना। क्योंकि जिस पे देखो है नहीं वो तो बोल देगा कि ठीक है लगा दो, बहुत बढ़िया है ना, जिसने अकाउंट खाली है तो क्या हमारा फ्रीज कर दो, और जिसके हैं, है ना, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई हमारे तो जो है वो तो चले गए, ये वाली बात हो जाएगी वो, है ना। जैसे किसी का वो फ्रॉड करने वालों के कॉल आ जाते हैं कि आपका एटीएम का वो क्या है, ये क्या है, तो कई लोगों को पता रहता है कि हमारे पास तो 100 रुपए पड़े हुए अभी एटीएम में, है ना, क्या कर लेगा है। अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार का 2000 गठन संविधान सभा के द्वारा जो 2 जनवरी बनाया गया 2001। था, बात कर रही हूँ, ये था उत्तर अंतरिम वाली है जो भारत में, भारतीय। ठीक है, आजादी से पूर्व है, 246 2 सितंबर 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 की डेट याद रखनी है। जिसके मैंने तुम्हें वो भी बताया था ना एक दिन, मंत्री, ठीक है, अंतरिम सरकार वाले अलग थे, और इस सरकार में चेयरमैन वही थे माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। नेहरू। 1947 में इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
लेबर पार्टी। लेबर। हाँ, लेबर पार्टी के थे, क्लीमेंट एटली, तो उनकी सरकार थी। ठीक है, तो जब देखो अच्छा होना होता है तो समय भी ऐसा करवट खाता है। 1857 की जब क्रांति थी तो उस समय सारी बातें भारत के विरोध में भी, अमेरिका से लेके विश्व के सारे बड़े बड़े राजनीतिक पदों में ऐसे लोग बैठे थे जो भारत के विरोधी थे, खुद इंग्लैंड में भी, है ना। वहां पे पाल्मस्टन थे उस समय, बहुत सख्त कानून लेके आए, चाहे वो आर्म्स एक्ट था, कोई भी कानून लेके आए। 98% का टैक्स लगा दिया भारतीयों पे, है ना। 100 रुपए कमाएंगे, 98% अंग्रेजों को दिया जाएगा। 2 रुपए के लिए क्या कमाएगा वो, यानी भारतीय व्यक्ति कुछ करे ही ना तो अच्छा है, और गलत काम करने की तो व्यक्ति सोचेगा ही नहीं जब पेट भी नहीं पाल पाएगा, है ना। 47 में जो क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए, वो बिल्कुल ऐसे हुए, और वहां पे सरकार भी लेबर पार्टी की आ गई, जो खुद ही मजदूर वर्ग के थे। तो इससे काफी हुआ। जब काम होना है तो सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी, है ना? नहीं होना है तो सब कुछ कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक लक सिस्टम भी होता है देखो, और धीरे धीरे व्यक्ति उसे मानने को मजबूर होता है। जो नहीं भी मानता है ना, ज्यादातर तो सब यही कहते हैं कि भाई मेहनत से ही चीजें मिलती है, तो वो तो सही बात है, मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ मिलेगी। लेकिन मेहनत के साथ भाग्य प्लस नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो कितनी भी मेहनत कर लो। कल जो आ रखे थे बच्चे, देखो एक वीडियो में एक लड़की की 200 रैंक, ठीक है, वन दरोगा में भी उसकी रैंक। अब उन दोनों में आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि रद्द होगी, अब वो कनिष्ठ सहायक में आ रखे थे, दो थे ऐसे। तो अब वो कह रहे अगर यहाँ भी इतने साल कितने लगेगा कुछ नहीं पता, है? तो जिसके लाइफ में स्ट्रगल लिखा है वो स्ट्रगल ही लिखा है। पेपर निकाल के भी वो व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा, वो आंदोलन कर रहा है। और वहां पे जाके बस क्या है कि वो जाके वो दे देते हैं, जैसे आश्वासन दिया जाता है ना कि हम करेंगे तुम्हारा काम। कुछ नहीं पता, वहां पे कोई कह रहा है कि प्रोग्रामर नहीं है, कभी वो बोल रहे डाटा तुम्हारा फ्रीज हो चुका है ना। इस तरीके की बातें की जाती है वहां पे। वैसे चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहिए कभी भी, क्योंकि बच्चे तो यही सोचते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं और पेपर निकाल के नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाली भी इन्होंने 5वें साल दी थी, तो वो भी बेचारे बहुत समय के बाद लगे थे। 2017 के बाद उनको ज्वाइनिंग मिली थी, बहुत लेट, 21 के लास्ट में लगभग। उम्मीद है कि देखो भविष्य में सिस्टम ना रहे, यूकेपीएससी करा रहा है तो क्या पता अच्छे से कराए। लेकिन अगर थोड़ा भी देखो दिक्कत होगी, नकल की संभावना है, तो तुम्हें पता है कि फिर वही होना है, चाहे कितनी भी प्रक्रिया आगे चली जाती है ना। चाहे वो अब जैसे पुलिस का बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट आने से क्या होगा। जब तुमने देखा जो बॉबी पवार है, उन्होंने क्या बोला कि 9 लाख में पेपर बिका है ना। और वीडियो में तो उन्होंने ये भी नहीं बोला था, वीडियो में वो कहते मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, वहीं से 45 लोग गिरफ्तार हो गए। यहाँ पे तो खुला बोल रहे हैं कि 9 लाख रुपए का आंकड़ा कैसे दे दिया। तो ये वाली बात आ रही है, तो फिर मुझे ज्यादा उस भर्ती का भविष्य दिख नहीं रहा, मतलब क्योंकि वो व्यक्ति बोलता ही तभी है जब कुछ है ना। तो इसलिए सरकार तो बड़ी जल्दी में है ही कि निकल जाए, सब कुछ हो जाए, तो अच्छी बात है कि नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब मिलेगी तभी तो, जब यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार रुकेगा, और किसी भी पॉइंट पे वो जाके रुक सकता है। बच्चे ट्रेनिंग में भी जा रखे हैं, 2015 के 20 दरोगा बाहर हो चुके हैं, और 100 की जांच चल रही है अभी। और तो सोच लो कि क्या स्थिति है उत्तराखंड में, चरम पे है। मतलब भ्रष्टाचार का इतना लेवल शायद ही किसी राज्य में होगा या कहीं भी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उसकी जरूरत है। जैसे एक होता है ना कि गंदगी इतनी ज्यादा भर चुकी है, और ये घड़ा भी था ना, ये 1 साल का नहीं था, ये बहुत समय से भरा हुआ था। तो इसलिए ये वीडियो के एग्जाम के समय फूटा, और उसकी गंदगी अब ढंग से साफ नहीं होती। अगर सीबीआई जांच आदि के द्वारा तो ये चलता रहेगा, हर 1-2 भर्ती छोड़ के नकल माफिया का नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। और डरने की बात भी क्या है, देखो जब उनको जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, है ना। तुमने अभी देखा पेपर होगा जो देंगे फॉरेस्ट पटवारी गार्ड का। में नकल वाले थे, जिनकी वजह से, हाँ, उनको हाई कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आगे ज्वाइनिंग का। जो नकल वाले हैं वो खुले जा रहे हैं आयोग में, सीना तान के कि हमें नौकरी दो। तो जो जब ऐसा चलेगा यहाँ पे तो क्या होगा बताओ। उनकी ज्वाइनिंग भी बॉबी पवार ने रुकवाई फिर। ये तो गलत बात है, जब जो नकल में सजा पा चुका है वो ज्वाइनिंग का लेटर लेके आ रहा है हाई कोर्ट से, ना तो नकल वालों के नाम बता रहे हैं। तो हर बच्चा ये सोचता है कि मेरा क्या, मैं तो तैयारी कर लूं अपना निकल जाऊं, लेकिन वो बाद में पता चलती चीजें, है ना। कल तो हमने वहीं रुकना था, लेकिन हमें परमिशन ही नहीं मिली, हमने रात का भी प्लान बना दिया था।
लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने बोला कि भाई तुम्हें परमिशन तो है नहीं, बिना परमिशन के कर रहे हो, और आयोग ऐसी कार्रवाई बहुत जल्दी करता है, तुम्हारा काम तो कर नहीं रहा है, लेकिन इसका संवाद कल ही जारी कर देगा, सबको बैन कर देगा वो आगे की परीक्षा के लिए। तो ये चल रहा है यहाँ, कुछ अंधेर बहुत लग, तेज काम करेगा। इसमें तो वो तुरंत करते हैं। अब है आजादी के समय, ये तो हो गया था। कितनी देशी रियासत थी? 562 562। 562 थी, हाँ। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कौन से अनुच्छेद में है ये? 44। 111। हाँ, ये 111 में है, राष्ट्रपति की शक्ति पुनर्विचार के लिए, ठीक है। तो निलंबनकारी वीटो का उपयोग करता है यहाँ पे राष्ट्रपति। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, तो वो भी राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन वो कुछ ही परिस्थितियों में लगता है, हर विधेयक में नहीं लग सकता। बाकी सामान्य विधेयकों में यही वाला होता है कि उसको एक बार वापस भेजा जा सकता है, फिर पुनः संसद में चर्चा होगी, फिर पुनः पास होके आ गया, फिर करना ही पड़ता है हस्ताक्षर, ठीक है। तीसरा प्रकार हो जाता है उनका पॉकेट वीटो का, है ना, जो कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तेमाल किया था। ये ज्यादातर ऐसी स्थिति तब होती है जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विचार किसी मुद्दे पे न मिले, ठीक है, तभी रोकेंगे वो। फिर है, विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग कब बना था? ये था 1907 में, ठीक है, शाही आयोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ये वीडियो एग्जाम के लिए बाद में हम जब करेंगे, तुम्हारा ये जब हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसमें फोकस करेंगे। कॉमन सिलेबस 12 तारीख के बाद हम ऐसा चलाएंगे, जो तुम्हारा साइंस का भी ऐड हो जाएगा, तो कनिष्ठ के लिए हो जाएगा, और बाकी थोड़ा टफ लेवल का हिंदी, जीएस, उत्तराखंड, वो तुम्हारे वीडियो में, ठीक है। हालांकि आयोग मार्च बोल रहा है, पर इसमें मुझे 10% विश्वास नहीं कि मार्च करेगा, पर हमें तो यार उसी हिसाब से रहना है कि अगर करा दे 10%, क्योंकि मामला वीडियो का तो हाई कोर्ट में चला गया है, तो कहाँ से करा देंगे, देखो कुछ नहीं कर पा रहे, झूठ पे झूठ बोलते हैं बस आयोग वाले। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957। और इसने रिपोर्ट कब दी थी अपनी? 1957 में। 57 में ही रिपोर्ट दे दी थी, ठीक है। ये भी प्रश्न आ चुका है। हडसन की जल संधि कहाँ है? हडसन की जल संधि, हडसन की खाड़ी भी है वहां पे, हडसन की जल संधि भी है और हडसन की खाड़ी भी है। तो इसमें से जैसे ऑप्शन है रूस, चीन, मैक्सिको, कनाडा, ये बताओ। कनाडा। कनाडा में हडसन, ठीक है। उत्तर अमेरिका में जो 3 बड़े देश है, सबसे नीचे देखो आ जाता है मैप में मैक्सिको, फिर ऊपर क्या है, अमेरिका आ जाता है, और उससे ऊपर है अमेरिका। कनाडा। कनाडा। कनाडा इसका आ जाएगा। लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को। अंतिम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? अगला क्वेश्चन आ जॉर्ज। गया, अंतिम ब्रिटिश सम्राट, भारत के अंतिम ब्रिटिश सम्राट। भारत के अंतिम सम्राट कौन होंगे जो 1947 तक होंगे, तो वो कौन थे? जॉर्ज सस्टम, ठीक है। जी सर। जब दिल्ली राजधानी बनी तो जॉर्ज पंचम थे, और जब देश आजाद हुआ तो तब जॉर्ज सस्टम थे, जॉर्ज 6। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? प्रथम। प्रथम पीढ़ी में था ये। अंडू, कट और कॉपी ये किस मेन्यू में हमें मिलता है? फाइल के अंदर, व्यू के अंदर, एडिट के अंदर, हेल्प के अंदर, कहाँ मिलेगा कंप्यूटर में? हेल्प। ये मिलता है एडिट में, ठीक है। कोई भी चीज हम एडिट करें तभी उसे अंडू करेंगे, कट करेंगे, कॉपी करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, कल का फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, जो जो भी होगा। जी सर। और ये वाला पेपर का हमारा रिवीजन चलता रहेगा, संविधान का जो बोला है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पोर्शन। जी सर। ठीक है, धन्यवाद।